अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स किया था। ये बेसिकली इसी का कंटिन्यूएशन है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तमाम ऑर्गेनिक रिएक्शन में तकरीबन बनते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टाइप्स हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट की। फॉर एग्जांपल कार्बोकेटाइंस, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइंस, कार्बीन, एराइन, नाइट्रीन। अच्छा, हम सिर्फ सीरियल नंबर 1 से 4 तक कार्बोकेटाइंस से कार्बीन तक रिएक्टिव इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट लाइव्ड होते हैं और जनरली ये किसी भी रिएक्शन से हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन आइसोलेबल। एंड ये फौरन ही स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्शन करने के बाद। सबसे पहला हम देखते हैं कार्बोकेटाइंस। अच्छा, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कार्बोकेटाइंस का कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और तीनों सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डेफिशिएंट हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कार्बन। सो दैट्स व्हाई कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के या इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। जनरली जो रिएक्शंस ऑब्जर्व किए गए हैं जिनमें कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वो है एलिमिनेशन, जिसमें E1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इनमें ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल इसको बनाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि अल्केन्स में कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज करते हैं। जनरली 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अल्केन्स में कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। एक फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और ये जनरली सिग्मा बॉन्ड में होता है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। लास्ट के लेक्चर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा मिथाइल, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये तीनों मिथाइल थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं और साथ में ये सिग्मा बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। कि दोनों फैक्टर हैं जो कि इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने मेंशन किया है, शो किया है कि देखें, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बेसिकली इस एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा बल्कि ये क्राउडी कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा इन 2 फैक्टर्स की वजह से। तो ये जर्नल स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, अब हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इसकी स्टेबिलिटी का, वो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। ये पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए कि ये आपके पास एक बेसिकली कार्बोकेटाइन है जिसमें एमटीपी ऑर्बिटल है और साथ ही साथ इसके ये डबल बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। इस तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखिए कि डीलोकलाइज चार्ज इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दी लोकलाइज्ड चार्ज। यानी ऐसा चार्ज जो कि स्टैटिक है, रुका हुआ है, जिसमें कोई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू दी डीलोकलाइज्ड जो कि बेसिकली रेजोनेंस कर रहा है। हमारा जो सेकंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है फ्री रेडिकल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं इसके। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर सिस्टम रखता है। बेसिकली इसके 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है sp2 और ये समहाउ इसकी हम ज्योमेट्री डिफाइन नहीं कर सकते। सम टाइम ट्राइगोनल प्लेनर देता है, सम टाइम ट्राइगोनल पिरामिडल देता है बिकॉज ऑफ दिस फ्री और ऑड इलेक्ट्रॉन।
इसके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक लिखा है हेल्पर। इट्स जस्ट यूनिक आइडिया दैट ये जो रिएक्शन है यहाँ पे मैंने मेंशन किए, इन रिएक्शन में जनरली फ्री रेडिकल जनरेट होता है, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट यूज हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट या पेरोक्साइड या रेडिकल, तो इनमें ये बेसिकली फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है। अच्छा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कार्बोकेटाइन के जैसा ही है, यानी उसमें भी वही दो फेनोमेना होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, और सेम इसमें भी यही दो फेनोमेना हैं जिनकी वजह से आप फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। और वी कैन से दैट 3rd डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द मिथाइल रेडिकल। और अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल का भी सेम फेनोमेना है जैसा कि कार्बोकेटाइन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा है, बेसिकली मेंशन किया है कि ये डेफिनेटली कार्बन के ऊपर अगर रेडिकल होगा तो इसमें एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, और ये डीलोकलाइजेशन इसको जो है ज्यादा स्टेबल बनाएगी, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से सैचुरेटेड फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होगा अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल, जिसमें डीलोकलाइजेशन के चांस ज्यादा होते हैं। Third important parameters of the carbon reactive intermediate is carbanion. अच्छा, अब यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं जस्ट आपको डिफाइन करने के लिए। देखें, ये मिथाइल एनाइन है और जनरली ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, और ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की वजह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी भी, लेकिन यहाँ कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब आप कह सकते हैं कि कार्बेनाइन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, sp3 इलेक्ट्रॉन है, और एक इसके पास है लोन पेयर। अच्छा, ये जो लोन पेयर या आप कह लीजिए नेगेटिव चार्ज, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बनाता है और बेसिक भी बनाता है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनकी मुनासिबत से आप किसी भी कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी को देख सकते हैं कि अगर किसी कार्बेनाइन में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन और देन इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, अब देखिए, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बेनाइन जनरली जनरेट होता है। वो क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो और पर्किन रिएक्शन, इनमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि कार्बेनाइन जनरेट होता है। अच्छा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बेनाइंस का एज कंपेयर टू दी कार्बोकेटाइंस एंड फ्री रेडिकल रिवर्स होता है। देखिए क्यों रिवर्स होता है, यहां मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है। टर्शियरी कार्बेनाइन इज द लीस्ट स्टेबल व्हाइल मिथाइल कार्बेनाइन इज द मोस्ट स्टेबल। रीजन आप देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये मिथाइल थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहे हैं, इसको मजीद इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ज्यादा ये डीस्टेबलाइज होगा। जबकि यहाँ मिथाइल कार्बेनाइन के केस में कोई भी कार्बन या CH बॉन्ड नहीं है इस कार्बेनाइन के नेबर में, इसी वजह से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो मिथाइल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा क्राउडी या जितना ज्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बेनाइन होगा उतना ही लीस्ट स्टेबल होगा, और जितना कम अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बेनाइन होगा इतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, दो फैक्टर जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताए भी थे कि कोई भी कार्बेनाइन वो बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों का कैरेक्टर रखता है, यानी कार्बेनाइन इतना ज्यादा बेसिक इन नेचर है कि ये अमोनिया का प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये जस्ट आप ये दो फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा कि कार्बेनाइंस आर जनरली हैविंग बेसिक एज वेल एज द न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। लास्ट हमारा जो आज डिस्कस करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट में वो है कार्बीन्स। इंटरेस्टिंग इसका स्ट्रक्चर होता है। कार्बीन्स जो है वो न्यूट्रल स्पीशी है, टोटल इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर भी शो किया है कि कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो कि रेडिकल की फॉर्म में यानी लोन पेयर है, और ये 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट भी होता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल भी
ऐसे बिहेव करता है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि इसका एक लोन पेयर भी है। अब ये लोन पेयर इसको जो है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल बनाता है। तो जनरली कार्बीन इज दो तरह से बिहेव कर रहा है, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी करता है। यानी एम्प्टी पी ऑर्बिटल इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवा रहा है, जबकि लोन पेयर इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करवा रहा है। अच्छा, ये कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं जिनमें कार्बीन जनरेट होते हुए देखा गया है। रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर कार्बीन बनते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में कार्बीन बनते हैं। अच्छा, दो टाइप के कार्बीन होते हैं, एक सिंगलेट कार्बीन और दूसरा ट्रिपलेट कार्बीन। डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए कि सिंगलेट कार्बीन का शेप कैसी होती है और ट्रिपलेट कार्बीन की शेप कैसी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंगलेट कार्बीन में डेफिनेटली दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, जो कि किसी भी बॉन्ड के साथ, यानी दो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ये दो ब्रोमीन भी हो सकते हैं, दो क्लोरीन भी, कोई दो बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, और साथ में एक ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। ये कहलाता है सिंगलेट कार्बीन। डेफिनेटली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ ये बताया गया कि सिंगलेट है। अच्छा, यहाँ ट्रिपलेट कार्बीन का शेप ये है कि दो सिग्मा बॉन्ड तो होंगे दो ग्रुप के साथ, और साथ ही साथ एक ही इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना। इसी वजह से इसको ट्रिपलेट कार्बीन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रिपलेट कार्बीन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस को ट्राइब्रोमो मीथेन के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और कार्बोनाइन जनरेट करती है। अब ये कार्बोनाइन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक ब्रोमाइड आयन को एक्सपेल्ड आउट कर देगा और ये आपको डाइब्रोमो कार्बीन बना देगा। ये जो ब्रोमीन निकली है वो इस पोटेशियम के साथ मिलकर सॉल्ट बना देती है। बहुत सारी एग्जाम्पल है कार्बीन की। फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल कार्बीन, डाइक्लोरो मीथेन कार्बीन, डाइब्रोमो मीथेन कार्बीन, फिनाइल मीथेन कार्बीन, वाइस वर्सा। आइए समरी देख लेते हैं कि किस तरह से बेसिकली हमने आज जो पढ़ा है कि कार्बोकेटाइंस का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो 3 सबसे ज़्यादा और मिथाइल सबसे कम, और ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बिहेव करता है। रेडिकल का भी सेम यही स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अच्छा, कार्बोकेटाइंस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका बिल्कुल सेम है जैसे कार्बोकेटाइन का, 3 ज़्यादा स्टेबल और मिथाइल सबसे कम, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कार्बेनाइंस का अगर आप देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। टोटल इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज। और हाइपर कॉन्जुगेशन का फेनोमेना इसको बताता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है मिथाइल है और सबसे कम जो है वो 3 डिग्री कार्बेनाइन होता है, और इसका नेगेटिव चार्ज इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करवाता है। जबकि कार्बीन्स जो हैं वो एक न्यूट्रल स्पीशी है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करते हैं। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम और नेक्स्ट टाइम हम मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सी यू।